अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 67 स्टार्ट हो गया। ये हाइब्रिड मिलाकर ये क्लास है इस वक्त। हाइब्रिड की बरकत से कुछ क्लास लग रही है। 50% तक मेरे ख्याल में, उससे भी कम हो गई आज अटेंडेंस। अच्छा जी, कल हबीब इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम कर रहे थे, इसमें कोई सवाल? नहीं जी, पॉइंट नंबर 4 भाई कह रहे हैं समझा दें। अच्छा, मामला ये था कि हमने प्रोडक्ट ए की बजाय प्रोडक्ट वाई जो है वो प्रोड्यूस करनी थी। ठीक है, यानी प्रोडक्ट बी जिस मशीन पे बनती है उसका 40% यूज करके कैपेसिटी जो प्रोडक्ट ए है उसको हमने क्या कर लेना है, फर्दर प्रोसेस। यानी प्रोडक्ट ए वाली मशीनें उसी तरह से काम करेंगी, उसकी लेबर उसी तरह से काम करेगी और 5 लाख ए बनेंगे। उन ए को उधर से निकाल के बी वाली मशीन के ऊपर प्रोसेस करके वाई बना के बेच देंगे। इसका मतलब वो 5 लाख ए जो पहले लोकल मार्केट में हम बेचते थे वो अब हमने बेचने नहीं है। ऐसा ही है, इसका मतलब ए एक भी नहीं बिकेगा। ठीक है, अब जो इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट के पोर्शंस थे, फिक्स्ड ओवर फैक्ट्री ओवरहेड्स में हो चाहे सेलिंग मार्केटिंग में हो, वो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में उसने ये नहीं कहा कि ये सेव होनी है। ठीक है, वैसे भी वो सेव नहीं होया करती नॉर्मली। ठीक है, तो वो आपकी जगह आपकी सेलिंग एडमिन खर्चे 80% फिक्स थे, फैक्ट्री ओवरहेड 60% फिक्स थे, इनमें कोई चेंज नहीं है, तो ये तो हो गए इररेलेवेंट। बाकी रह गई बात फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 40% वेरिएबल की और सेलिंग मार्केटिंग में 20% वेरिएबल की। ठीक है, अच्छा, जो तो प्रोडक्ट ए है उसके सारे खर्चे उसी तरह से होते रहेंगे। ठीक है, हमने इसके 40% को तो नहीं छेड़ना क्योंकि वो पूरे 5 लाख के 5 लाख बनने ही बनने थे। ठीक है, हाँ, जब ए बनकर फर्दर प्रोसेस बी में डालते थे तो बी के अंदर चूंकि 40% बी की कैपेसिटी इसके लिए यूज करी, तो बी के वेरिएबल ओवरहेड्स फैक्ट्री के वो 40% करके हमने वाई की कॉस्ट में डाल दिए थे। कोई मसला? इसका मतलब एफओएच वाला वेरिएबल तो साइड पे हो गया, फिक्स तो वैसे इररिलेवेंट था, वेरिएबल वैसे ही इसका नहीं होना था क्योंकि वो तो ए बन रहे हैं, ये तो वैसे ही ए बन रहे थे। लड़ाई किसकी थी? इधर एफओएच की, जो आपने बी बनाने के लिए वेरिएबल एफओएच लगाने थे उसमें 40% आपने लगा दिए थे वाई पे। कोई मसला? अच्छा, अब आती है बारी इस पॉइंट की जो समझ नहीं आ रहा था कि सेलिंग और एडमिन ओवरहेड्स में कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है। फिक्स तो उसने नहीं कहा चेंज होने, तो वो तो क्या हो गए, इररिलेवेंट। बाकी रह गए 20% यानी कि 6000। अगर आप ए को लोकल सेल करते तो आपकी सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट में से, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट जो है इनकी बात कर रहा हूं, अगर ए को आप लोकल सेल करें तो कितना है जी, टोटल कितना है? 30,000 का 20% आपकी कॉस्ट आती है कितनी? 6,000। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हमने ए नहीं बेचना, ए को वाई बना के बेचना है। और कहां बेचना है? एक्सपोर्ट कर देना। अब जब हमने एक्सपोर्ट करना है तो उसने क्या कहा कि वेरिएबल सेलिंग और मार्केटिंग कॉस्ट यानी कि 6,000 रुपए जो है वाई की, वेरिएबल मार्केटिंग सेलिंग कॉस्ट ऑफ वाई जो है वो 70% होंगे ऑफ वेरिएबल एंड सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ ए। यानी कि जो 6,000 रुपए आपने कॉस्ट निकाली थी ए की सेलिंग मार्केटिंग में वेरिएबल पोर्शन की, अगर आप ए को लोकल में नहीं बेचेंगे बल्कि वाई को एक्सपोर्ट सेल कर देंगे, तो ये जो आपकी 6,000 रुपए की कॉस्ट है ये कितनी रह जाएगी? सिर्फ 70%, यानी कि 4200। इसका मतलब देखो ना, आपने या तो ए बेचना है या वाई एक्सपोर्ट करना है। अब हम डिसीजन क्या ले रहे हैं फर्दर प्रोसेसिंग की, वाई बनाकर बेचे, तो उसके अंदर तो हमने फिर यही अज्यूम करना है ना कि ए नहीं बिकेगा, वाई बिकेगा। अगर वाई बिकेगा तो उसकी वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट उल्टा 6,000 की बजाय, ए बेचते तो 6,000 आती, वाई एक्सपोर्ट करेंगे तो 4200 आएगी। इसका मतलब
हमें कितनी सेविंग मिल गई। ये 1800 की सेविंग क्या है, सेलिंग मार्केटिंग की। अगर आप लोकल सेल नहीं करते बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं वाई को, तो आपको कितनी सेविंग मिलेगी वेरिएबल मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉस्ट में। अब मैंने ये 1800 इस तरह से नहीं निकाला था, आप इसको ऐसे निकाल लें, इस तरह से अच्छा समझ आ रहा है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपकी जो 6000 की कॉस्ट है उसमें 30% की कमी है। तो दरअसल ये 30% की ही कमी है ना, 6000 का 30% करो तो कितना, 1800। तो ये डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। तो बात समझें, आपने ए नहीं बनाना, वाई बना के बेचना है, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो 6000 की बजाय कितनी हो जाएगी, 4800। तो ये 1200 का आपको फायदा क्यों हो रहा है, एक कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है, ये कम हो रही है मतलब सेविंग है, मतलब लाइक बेनिफिट है, इनकम है, सेविंग इज लाइक इनकम मतलब बेनिफिट है ना। तो ये बेनिफिट क्यों कर मिल रहा है, क्योंकि आप ए नहीं लोकली बेच रहे, उसको फर्दर प्रोसेस करके वाई बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपको सेविंग मिल रही है। अब मसला क्या है, देखो मेरी बात सुनो, हमें पहले से कितनी कॉस्ट आ रही थी, 6000। अगर ए बनाते तब भी 6000 आनी थी, वाई बना रहे हैं तब भी 4200 आनी है। तो फिर आप दोनों लेंगे फिर। देखो ए बन चुका है, वो संक कॉस्ट है, उसको तो साइड पे कर दो, ठीक है। लेकिन आपने ए नहीं बनाना, वाई बनाकर बेचना है, तो 6000 तो पहले से आ रही थी, वो तो आनी ही आनी थी अगर आप ए बेचते। तो आप वाई पे आए हैं, तो आप अब कितना कर रहे हैं एंकर, 4200। तो आपको ए से वाई पे जाने की वजह से एक कॉस्ट कम हुई है, बढ़ी है। ये यूं होता कि मिसाल के तौर पर कहते हैं जी आप ए नहीं बेचें, आप वाई बना के बेचें, और आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के 60000 हो जाएगी, तो फिर आप क्या कहते हैं, सॉरी 6000 से बढ़ के 6500 हो जाएगी, तो 500 बढ़ जाती, तो ये आपकी फिर वाई की इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती, क्योंकि हम क्या ले रहे होते हैं, एडिशनल कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही एडिशनल कॉस्ट नहीं है बल्कि कॉस्ट सेविंग बन गई, तो ये इस तरह से लिया। और जी यही वाला पॉइंट था आपका भी, अच्छा ये आखिरी तो नहीं है, आपने कहा था आखिरी पॉइंट समझा रहे, यही वाला था, अच्छा जी। ये सवाल अब मैंने पढ़ा कोई नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल रहने दें, देख ना ले, वैसे देख लेते हैं जरा, है कब का, 24 का है। अज्यूमिंग TIL इंटेंड्स टू मीट द एंटायर डिमांड ऑफ Z, compute production quantities of Y that will be used in production of Z without further process। ये जरा मुश्किल सवाल है। Tool Industries Limited is engaged in production and sale of Y, which is used in high-tech industries. Following extracts, sales हैं, cost of sales हैं, raw material एक स्पेशल वाला इस्तेमाल हो रहा है, लेबर है, वो अखीर सवाल है, याद आ गया मुझे। TIL Research Department recently developed a product Z, which can be produced through further processing of Y with the addition of new raw material TS38. Other details are as under. Annual demand of Z is 8 lakh kgs at a price of इतने 0.6 kg of raw material TS30 would be added। नॉर्मल वेस्टेज, अच्छा इसमें ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल वेस्टेज भी आ रही है। करंटली वेस्टेज जो है वो आइडेंटिफाई होती है स्टार्ट ऑफ प्रोसेस पे, और 20% ऑफ इनपुट होगी, और अवेलेबल है इतना। प्राइस ऑफ वाई इज, ये एंड पे करना चाहिए वैसे, चलें। प्राइस ऑफ वाई इतने पर केजी, इंट्रोडक्शन जी वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिमांड ऑफ वाई, फर्दर प्रोसेसिंग वुड रिक्वायर 2 लेबर आवर पर केजी ऑफ जी, द टोटल अवेलेबल आवर्स फॉर प्रोडक्शन आर इतने, कैपेसिटी इतनी है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है अगर हम इसको ट्राई कर लें। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगा, कल नहीं कराऊंगा तो ईदों बाद करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये एक रह गया, देखो ना, अब मैं रिवीजन के लिए एक सवाल छोड़ सकता हूँ। अच्छा जी, अब अगला है कंटिन्यू और शट डाउन। ये थोड़ा इस चैप्टर के अंदर एक टफ काम है, यानी कि जितने आपने 3 पढ़े हैं उनसे ये चौथा ज़रा टफ है मज़े का ही, लेकिन निस्बतन टफ है। तो इसको मैं फ़िलहाल पेंडिंग कर रहा हूँ, इसको ईद के बाद करेंगे, ठीक है। आज हम लेबर कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लेबर कॉस्टिंग आज शुरू होगी, कल भी होगी, हो सकता है ईद के अगले दिन भी हो जाए। लेकिन जिन बच्चों ने खुदा ना खास्ता इन लेक्चर्स को नहीं लिया, उन बोझ उनका नहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेबर कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं, आप पास पेपर उठाकर देखें, शट डाउन कंटिन्यू से ज़्यादा सवाल लेबर के ये वाले आए हैं जो मैं आज शुरू करा रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग कर्व तो वैसे आपको पता है डिसीजन मेकिंग में यूज़ हो जाता है। तो लेबर की अपनी डिसीजन मेकिंग एक होती है,
उसके सवाल ज़्यादा आए हुए हैं कॉन्टिन्यू शटडाउन की निस्बत, ठीक है। तो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन फ़ायदा सिर्फ इतना सा है कि खुदा ना खास्ता किसी नागुज़ीर वजह की बुनियाद पर कोई बच्चा ऐसे इलाके में ईद करने गया जहाँ पे नेट नहीं चल रहा कुछ, तो उससे वो लेक्चर नहीं लिए गए किसी वजह से, जो अपलोड भी हो रहे थे, तो वापस आने के बाद वो लेक्चर का बोझ उस पर रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप कंटिन्यू शटडाउन चल रहा था और वो आगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें हमें 3-4 दिन 5 दिन लग जाते होते, ठीक है। तो इसलिए ये लेबर कॉस्टिंग आज शुरू करते हैं, इसको फिर हम ईद के बाद, ईदों बाद, यानी आज हम आज आजकल हम उस हफ्ते में चल रहे हैं जहाँ पे हर काम ईद के बाद होना होता है। तो हमने कहा चलो हम भी कुछ ईद के बाद कर लें, ठीक है। तो हम कुछ ईद के बाद करेंगे। मुझे लगता है मैंने चैप्टर ही नहीं लिया, चलो मैं फटाफट चैप्टर ले लेता हूँ। तो हम आज कर लेते हैं जी लेबर कॉस्ट। आपको चैप्टर भी आ जाते होते हैं ना जब कोई चैप्टर शुरू होता है, या भूले हुए हैं वो लोग? नहीं आते? चलो मैं अभी भिजवा दूंगा यहाँ तक के जितने आए हैं ना, ताकि आपके पास सॉफ्ट में भी हो, पीडीएफ में भी होने चाहिए। ऑनलाइन वालों के पास तो पोर्टल पे होते हैं, ये बारह भिजवा देते हैं भाई। वो जरा बुला लें अहमद को, अभी कर देते हैं, नकदो नकदी हो जाए काम। अच्छा जी, इस चैप्टर को देखें आप, तो इसके अंदर माशाल्लाह से 13 सवाल हैं। स्प्रिंग 24 के अंदर 8 नंबर का सवाल, ऑटम 23 के अंदर 10 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 11 15 नंबर का सवाल, ऑटम 22 8 नंबर का सवाल, स्प्रिंग 22 यानी रिसेंट आपको नजर आ रहा है पिछले 2-3 साल के अंदर रूटीन में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। और सही है, बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ बोली कुड़ियों की कर दो। अच्छा जी सुने, आज हम अकाउंटिंग फॉर लेबर करेंगे। मैंने आपको कहा था ये एक स्टपनी है, कहीं पे यूज हो जाएगी। देखो, अगर तो ये कंटिन्यू शटडाउन के 1-2 लेक्चर्स कर गया होता आज से पहले ही, तो फिर आज भी वही चलता, कल भी वही चलता, ईद के बाद भी वही चल के खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन चूंकि शुरू अब करना है तो मुझे ज़रा खतरा पड़ गया था, तो हम अपनी स्टपनी को ले आए। करना तो ये है ही, लेकिन ये चूंकि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो इससे पिछली डिसीजन मेकिंग के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ इसकी नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूटी में वो चल रहा है, आगे भी नहीं होगा, तो इसलिए ये अलग से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। FAR 1 का, CMA का, FAR 2 का सारे रिवीजन प्लान एक दफ़ा दोबारा भेज दो। बच्चों कह रहे हैं ईदों पे हमने जाके ना जो है वो रिवीजन करनी है, तो सारे रिवीजन प्लान जो है ना वो बच्चों को भेज दो, सारे ग्रुप्स के अंदर। अकाउंटिंग फॉर लेबर, बच्चे कह रहे हैं जी ईद तो एक दिन हम मना लेंगे बस, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमें रिवीजन प्लान जो है ना वो दोबारा ज़रा भेज दें। हैं पिछले सेशन वाले ही सारे के सारे हैं। गोश्त काटते भी होते हो तुम? हम तो रुकाते हैं, खैर काटते भी हैं, कुर्बानी का एक ऐसा मौका होता है कि मज़ा आता है जी। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर लेबर में लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन, ये काम है, ये आज करेंगे उम्मीद है इंशाल्लाह। उसके बाद डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर, डिसीजन मेकिंग लेबर की अपनी होती है, ठीक है जी। और तीसरी चीज होती है जी इसके अंदर, तीसरा हिस्सा इसका लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व में आपको लेबर में से पहले से करवा चुका हूं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो रह गया है वो है ये लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, और डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर। डिसीजन मेकिंग लेबर की क्या होगी, वो इस तरह के सवाल कहेगा कि जी मिसाल के तौर पे करंटली जो है बड़ी निकम्मी लेबर है, ठीक है, बहुत निकम्मी लेबर है, तो ये जो है ना इनको हमने कुछ इंसेंटिव दिया है, जिसके बाद इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आने का जो है वो हमें उम्मीद है। तो हमने जो इंसेंटिव दिया उसकी इतनी कॉस्ट है, आप ज़रा बता दें ये इंसेंटिव दें तो ये एडवाइजेबल है या नहीं है। इस तरह की डिसीजन मेकिंग लेबर में होती है। खैर वो तो अब कल जाके करेंगे, आज तो हम लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन की बात करते हैं पहले, ठीक है। हमारे CMA के अंदर आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की सारी कहानी चल रही होती है। ट्रेडिंग छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है। इनके अंदर सेलिंग एडमिन डिपार्टमेंट्स उसी तरह से आ जाते हैं,
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सही बड़ा डिपार्टमेंट होता है, वो भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उसका एडमिन डिपार्टमेंट भी होगा, सेलिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो एडमिन डिपार्टमेंट में आपके एडमिन ऑफिस के स्टाफ होता है, ठीक है जी। एडमिन ऑफिस आप लोग अकाउंटेंट्स, R&D वाले, HR वाले, तो एडमिन कर लें, एडमिन स्टाफ या ऑफिस स्टाफ। अकाउंटेंट्स आ गए, HR वाले आ गए, R&D वाले साइंसदान आ गए, हेड ऑफिस के अंदर नॉर्मली ये, ठीक है। तो एडमिन स्टाफ या ऑफिस स्टाफ एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर होगा। देखो ना बात किसकी चल रही है, वेजेस की ना, वेजेस, लेबर वेजेस, ठीक है। तो आपकी वेजेस, आपकी सैलरीज यहाँ पर होती हैं। तो नॉर्मली आप एडमिन डिपार्टमेंट के स्टाफ को फिक्स्ड मंथली सैलरीज देते हैं। आप जब क्वालिफाई करके किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके एज एन अकाउंट्स मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर बैठे होंगे, शुरू में तो CFO नहीं ना लग जाएंगे, ठीक है। तो नहीं, वैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लग भी सकते हैं ज़रा, ठीक है, बहरहाल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप जो अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर की जॉब पे होंगे तो आपको पर यूनिट या पर आवर पे नहीं किया जाएगा, आपको मंथली सैलरी दी जाती है। तो एडमिन स्टाफ जो होता है, ऑफिस स्टाफ जो होता है, नॉर्मली इनको फिक्स मंथली सैलरीज दी जाती है। दूसरा जनाब आपका डिपार्टमेंट हो सकता है जी सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है MKTG डिपार्टमेंट, सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इसमें आपका सेल्स स्टाफ होगा, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेलमैन, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड लोग, सेल्स स्टाफ, प्रोडक्शन नहीं, सेल्स स्टाफ। जो यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको बेचने के लिए जो आपने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, लोग रखे हुए हैं, कमाऊ पूत आपके, ठीक है। तो इनको भी आप नॉर्मली क्या करते हैं, फिक्स्ड मंथली सैलरीज देते हैं, लेकिन साथ साथ इनको कभी कभार जो है वो बोनस या कमीशन भी दिया जाता है टू मोटिवेट देम। परसेंटेज लगा दी जाती है जी, आप 1 यूनिट बेचे तो हर यूनिट पे इतने % या इतने रुपए आपको कमीशन मिलेगा। तो फिक्स मंथली सैलरी तो होती है, साथ में जो आप ये कमीशन व बोनस वगैरह देते हैं वेरिएबल हो जाता है, ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है इसके अंदर। तो बहरहाल सेल्स डिपार्टमेंट की सेलिंग कॉस्ट होती हैं वो अक्सर मिक्सचर होता है। आप देख कर आए, अभी थोड़ी देर पहले भी आप देख रहे थे, अभी हमने सवाल किया बीबी इंडस्ट्रीज वाला कल, उसके अंदर क्या था, सेल्स मार्केटिंग एक्सपेंस में क्या था, 80% फिक्स है और 20% वेरिएबल है। तो सेलिंग कॉस्ट के अंदर वेरिएबल क्या होता है, यही कमीशन बोनस वगैरह, और फिक्स क्या होता है, बाकी सैलरीज, रेंट्स वगैरह सारे जो सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। तो फिक्स मंथली सैलरीज प्लस बोनस या कमीशन भी आप देते हैं इनको। तो ये कोई इतनी टेक्निकल बातें नहीं है असल पानीपत की जंग अब छिड़नी है और वो है आपकी प्रोडक्शन लेबर। आगे जा ही नहीं रहे हो, कहना बस। तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री, इस फैक्ट्री वाले लोगों को आप, बल्कि मैं यूँ कह दूँ, इसमें कौन सी वर्कर्स होंगे आपके, सेल्स स्टाफ होगा या ऑफिस स्टाफ होगा, प्रोडक्शन वर्कर्स होंगे, प्रोडक्शन वर्कर्स होंगे, प्रोडक्शन वर्कर्स हैं आपके यहाँ पर। थोड़ा बहुत आपने कहीं ना कहीं ये बातें देखी सुनी होती हैं, ये प्रोडक्शन वर्कर्स को आपने पे करना है तो आप इनको 2 तरह से पे कर सकते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ा के आए हूँ, या फिक्स मंथली सैलरी नॉर्मली इनकी नहीं होती, अगर होगी तो वो तो पहले ही बता दिया आपको, फिक्स मंथली सैलरी तो सुकून है। नॉर्मली प्रोडक्शन लेबर को आप 2 तरीके से पे करते हैं, या आप इनको पीस रेट सिस्टम पर, यानी कि पर यूनिट की बेस पर, यूनिट वाइज
इतने यूनिट बनाओगे तो इतने पैसे, 1 यूनिट के इतने, तो 10 बनाओगे तो कितने, फिर 100 बनाओ, पर यूनिट पे करते हो, या उनको आर्ली वेज रेट पे कर रहे होते हो। तो ये 2 सूरतें हैं, यहीं पे सारी लड़ाई चलनी है। तो एक होता है जनाब यूनिट बेस्ड सिस्टम और दूसरा आर्ली रेट सिस्टम। यार इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं यार। अच्छा जी, अच्छा जी, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आप या तो यूनिट बेस्ड वेज सिस्टम में रखते हैं, यूनिट बेस्ड वेज सिस्टम में, तस्वीर एंड पे, तस्वीरें इंशाल्लाह उनको लैपटॉप मिल नहीं रहा, इसलिए शायद वो नहीं बना पा रहे। कुछ तो भेजी आपको, कोई भेजी है अभी? R1 में भेजी है बस, CMA में आई बहुत ज़्यादा, लगेगा उनको टाइम, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, फिर भेजिए कल। चलो अच्छा, यूनिट बेस्ड वेज सिस्टम, इसको प्यार से आप पीस वर्क सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा है जनाब आपका आर्ली बेस्ड वेज सिस्टम। अच्छा है ना, शट डाउन से पहले ज़रा डिसीजन मेकिंग शट डाउन हो गई है थोड़ी देर के लिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग इंशाल्लाह ईद पे खूब, रेलेवेंट कॉस्टिंग तो वैसे ही आपको बहुत इजी लगता है मुझे लग रहा है, बाकी लिमिटिंग फैक्टर भी आसान था, फिर मेक और बाय भी इतना मुश्किल नहीं साबित हुआ, फर्दर प्रोसेसिंग ने थोड़ा सा आपको तंग किया है, लेकिन आप खूब इंशाल्लाह रिवीजन के प्लान में है। इस दफ़ा हमने इरादा कर लिया है ईद के एक दिन के अलावा 3 दिन अगर छुट्टी है तो हर रोज़ एक याशी भी करेंगे, घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, लेकिन फजूल में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जहाँ मौका मिलेगा चलो यार एक टॉपिक अप कर लेते हैं, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, कि रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले पढ़ोगे? अच्छा, ख्वाब में। अच्छा जी, आर्ली बेस्ड वेज सिस्टम में इसको टाइम बेस्ड वेज सिस्टम भी कहते हैं, टाइम बेस्ड सिस्टम, ठीक है जी। तो ये दूसरा तरीका, जैसे आप उनको पे करेंगे। अब इसमें फिर आगे जनाब 3 ऑप्शंस, ठीक है। एक होता है सिंपल या स्ट्रेट, सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट, है आसान, बस वैसे आपको ज़रा मैं थोड़ा सा टेबलर फॉर्म में करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। तो सिंपल पीस रेट सिस्टम क्या है? वही जो आपके दिल में आ रही है। लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? आप कहोगे जी आपको 1 यूनिट बनाने के हम 100 रुपये देंगे, तो फिर जितने यूनिट बनाएगा आप उतने यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट को आपकी लेबर कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। तो सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट के अंदर क्या होगा? लेबर कॉस्ट निकलेगी लेबर कॉस्ट निकलेगी वेज रेट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं पीस रेट विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। मतलब बात वही है, कोई नई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, बस ज़रा कैटेगरीज बनाई है। मिनिमम गारंटीड वेजेस के साथ मतलब
हमने उसे कहा भाई एक कैलकुलेटर बनाओगे ना तो तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाने के हम 500 रुपये देंगे। ये कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? इस्माइल कह रहा है सर वो तो ठीक है, जब कैलकुलेटर का ऑर्डर आया होगा मैं बड़े बड़े कैलकुलेटर बनाऊंगा, लेकिन आपको पता है मजदूर आदमी हूँ, जितने पैसे ले जाता हूँ घर सारे ही खा जाता हूँ, तवक्कल है मेरी, अल्लाह बाद में भी देगा। तो जब ऑर्डर नहीं होगा तो उस वक्त फिर मतलब किचन चलाना मुश्किल हो रहा होगा, तो कुछ मिनिमम टेक अवे भी आप डन कर लें। तो इसमें फिर ये होता है, हम अपनी लेबर को कहते हैं कि देखो जी आपको हमने 30 रुपये पर यूनिट तो देना ही है, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे महीने के अंदर अगर आपका 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनता है 50,000 से कम, तो हम आपको 50,000 फिर भी महीने का देंगे। और अगर आपका पीस रेट सिस्टम के तहत पर यूनिट कैलकुलेशन करें तो आपने 75,000 बना लिया है तो घर 75,000 लेकर जाए। बात समझ आई है? यानी मिसाल के तौर पे हमने मिनिमम वेज गारंटी कर दी इसको 50,000, अगर कभी यूनिट्स कम बनेंगे, ऑर्डर नहीं होगा, डिमांड कम होगी, तो लेट से इसने इतने कम यूनिट बनाए कि इसके 20,000 30,000 बने, हमने इसको क्या कह दिया, तुम 50,000 तो कम से कम लेके जाओ, ये तो तुम्हारे घर का किचन चलता है। हाँ, याशियाँ मारने के लिए सीजन के अंदर जब ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे, घर 75 80 90,000 सीजन के अंदर सीजन जब लगाते हो तो अच्छे पैसे भी लेके जाओगे ना, तो उस वक्त आपको फिर जितने लेकर जाओगे वो आपको मिलेंगे। तो कहते हैं पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम है, बस कर दो हुण कुड़ियो, पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। तो इसमें मैंने अभी जो बोला है इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस्माइल की सैलरी होगी हायर ऑफ मिनिमम गारंटीड वेज या एक्चुअल वेजेस, जो उसने दो, जो इनमें से हायर हो जाए, ठीक है। अगर किसी महीने में इसने कम प्रोडक्शन, कम यूनिट्स बनाए और इसके 50,000 से कम बने तो हम इसको 50,000 देंगे, और किसी महीने में इसने ज़्यादा यूनिट्स बनाए, इसने 80,000 कमा लिया, तो फिर इसको क्या मिलेगा, 80,000, तो हायर ऑफ, ठीक है। मिनिमम गारंटीड वेजेस का कॉन्सेप्ट ये है। तो लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ, आज तो मेरे ख्याल गपशप ही लगनी, कल ही सवाल शुरू होने, विल बी हायर ऑफ नंबर 1 लेबर कॉस्ट यूजिंग एक्चुअल यूनिट्स, यूजिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, और मिनिमम, अब मैं क्लास से निकाल दूंगा फिर वो बाहर भी असरात पहुंच गए, खुल के मैं क्या थोड़ा जा हंस लो, मैं क्या बाहर रौनक ज्यादा लगी, उधर ही टुर जाओ फिर डाल के। मिनिमम गारंटीड, देखो बड़ा अजीब लगता है बंदे को कि आपके पास हंसने की बात है, हमारे पास वो है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए मेहरबानी करो। अच्छा जी, अब लेबर कॉस्ट जो है जैसे ऊपर लिखी है मैंने, लेबर कॉस्ट में आप वेज रेट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे वही यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो एक आपके पास कॉस्ट आएगी। जैसे मैंने बताया कि मिसाल के तौर पे हमने इसको कहा था कि हर यूनिट बनाने का तुम्हें हम 1,000 रुपया देंगे, ठीक है। इसने इस महीने के अंदर बना लिए 80 यूनिट, तो कितने महीने में लेकर जाएगा इस दफ़ा घर, 80,000, ठीक है। तो ये किस तरह से निकला, वेज रेट पर यूनिट इनटू अच्छा, अगर किसी महीने में इसने सिर्फ 40 यूनिट्स बनाए तो 1000 इंटू 40 कितने बनेंगे, तो हमने मिनिमम कितना गारंटी किया हुआ था, तो लेबर कॉस्ट कौन सी चीज़ होगी जी, हायर ऑफ ये दोनों चीज़ें, ठीक है, सही है। तीसरा
और आखिरी सिनेरियो जो पीस रेट सिस्टम में बन सकता है वो है वो बहुत मिलता जुलता है इससे, सारा कॉपी कर ले। एक मिनट भाई, तुम जरा सैड तो नहीं हो जाते भाई, क्योंकि अभी आर्ली रेट सिस्टम ने भी आना है। ओ माय गॉड। अच्छा जी भाई, ये पीस रेट सिस्टम तो है, लेकिन ये पीस रेट सिस्टम जो है ये डिफरेंशियल रेट पर जो है वो मुनसर करता है। ठीक है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल, ये सवाल पहले कराने चाहिए थे, चलो खैर। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। क्या मतलब? वो जो हम इस तरह से कहते हैं उनको, यार देखो हम चाहते हैं कि ये मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा काम करें, ठीक है, तो हम इन्हें कहते हैं कि यार देखो अगर तो तुम जो है वो 100 यूनिट्स तक बनाओगे एक महीने में तो तुम्हें हर यूनिट का 1000 मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा काम करें एफिशिएंसी से, तो हमने कहा 1000 से ऊपर जो यूनिट्स बनाओगे और 1500 तक जाओगे तो हम तुम्हें हर यूनिट का 1200 देंगे, और 1500 से ऊपर चले गए 2000 तक तुम जब बनाओगे तो तुम्हें हर यूनिट का 1500 रुपया देंगे। अब ये क्या हो गया? पीस रेट सिस्टम तो है लेकिन डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल पीस रेट्स, एक रेंज तक एक, दूसरे तक दूसरा, ताकि तेजी से काम करे, सुस्ती ना करे, मोटिवेशन है इसको। यार बाहर से बंदे बुलाएं, ट्रेन करें, एक बंदा काम करने वाला हो ना, तो आप चाहते हो कि यार ये काम करेगा, इसका भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा, मेरा भी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो फिर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है कि आपने डिफरेंट स्लैब्स बना दी होती हैं कि एक इस लेवल तक रहोगे तो इतनी, इस लेवल से बढ़ोगे तो इतनी, इस लेवल से बढ़ोगे तो इतनी, आपको प्राइस हम पे करेंगे पर यूनिट, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी आपने मिनिमम गारंटीड वेजेस तो रखनी ही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जी, लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी? लेबर कॉस्ट अभी भी वही होगी, इट विल बी हायर ऑफ, लेबर कॉस्ट विल बी हायर ऑफ लेबर कॉस्ट यूजिंग एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है जी, और लेबर कॉस्ट मिनिमम जो गारंटी की हुई है। लेकिन फर्क सिर्फ कहाँ पे आ रहा है, ये लाल है फर्क, यहाँ पे वेज रेट क्या होगा? फ्लैट। भाई 1000 बनाओ, 500 बनाओ, 100 बनाओ, एक यूनिट बनाओ, आपका रेट सेम है, इसको कहते हैं फ्लैट वेज रेट, ठीक है। जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, वेज रेट जो है वो डिफरेंट होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, डिफरेंट ही लिख देता हूँ, ऊपर डिफरेंशियल लिखा हुआ है ना, तो डिफरेंट वेज रेट होगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो ये जनाब आपका पीस रेट सिस्टम है, जो कि इतना को कम इस्तेमाल होता है कि आपके सामने ही है, कभी आपके सामने सवालों में बहुत कम आया, ना होने के बराबर आया, ठीक है। तो वैसे तो ICAP ने भी इसको काफ़ी हद तक जैसे भूल सा जाता है वैसे भुला दिया हुआ था, लेकिन फिर ICAP को अंदाज़ा हुआ कि बच्चे जो है ना वो शायद इसको लग रहा है कि उनको कि ये भूल गए, तो ये ऐसे ज़रा मैं रिसेंट सवालों में दिखाऊं, थोड़ा सा उसने टच कर दिया किसी सवाल में, जैसे ये देखो 2023 के अंदर सवाल आया 10 नंबर का, इवेल्युएट अबव ऑप्शंस एंड रिकमेंड द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन टू TL, जिसमें ऑप्शन 1 क्या है, अ पीस वेज सिस्टम एट द रेट ऑफ इतने पर यूनिट। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने थोड़ा सा छेड़ा आकर फिर इसको, वैसे काफ़ी अरसे से वो जो आप पढ़ाने लगा हूँ उसके ऊपर ही ये ज़्यादा फोकस चल रहा है ICAP का, ठीक है, सही है। अब इतना को रश उधर पड़ गया कि इसको ज़रा इधर घसीट के ले जाते हैं। फिर इसकी पिक्चर यूं बना लेंगे ना, ठीक है, चलो लो भाई भैनों ते भरावो, गल वध गई जी। लेबर को हम ले रहे थे इजी, लेबर ने कहा ऐसे कैसे इजी है, इजी वैसे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर सिंपल आप बेसिक पे देते हैं कभी कभी, और वही आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत ओवर टाइम आ गया,
बस जो नई चीज़ होगी वो एफिशिएंसी बोनस है, जो अभी तक आपने ज़्यादा पढ़े नहीं थे वो आ जाएंगे इसके अंदर बस, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्मली ऑर्ली वेज सिस्टम के अंदर एक होती है आपकी बेसिक पे, ठीक है, बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे क्या होती है, वो जो आपने पर नॉर्मल वेज रेट इज 100 रुपीज पर आवर एंड एनी टाइम वर्कड इन ओवर टाइम विल बी पेड एट 1.5, तो वो ओवर टाइम की तरफ चला गया। ऐसे ही हम अगेन एफिशिएंसी चाह रहे हैं कि थोड़े टाइम में कम टाइम में ज्यादा काम करें, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी यूनिट बनाओ, तुमने इतने टाइम में अगर इतने यूनिट बना लिए तो तुम्हें हर यूनिट पे कुछ बोनस भी देंगे, इसको एफिशिएंसी बोनस कहते हैं। तो ये आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल इसमें एक चीज क्या होती है, बेसिक पे। तो लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, वेरी सिंपल, कई बार आपने निकाला है ये, वेज रेट पर आवर होगा, लेकिन वेज रेट पर लेबर आवर इंटू वेज रेट पर लेबर आवर इंटू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे यूनिट्स प्रोड्यूस, आवर्स वर्कड, लेबर आवर्स वर्कड, बल्कि चलो एक्चुअल लेबर आवर्स लिख देता हूं, फिर वर्क या जो भी है वो देखते हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स फिलहाल ये लिखो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज इसमें क्या डाल देते हैं जी, वो कहते हैं जी अगर ओवर टाइम करवाया है ना आपसे हमने, तो ओवर टाइम का कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते हैं हमारे वर्कर्स, तो कहते हैं जी हम ना कुर्बानी करके घर बार को छोड़कर तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ओवर टाइम में जो है वो आपको वेज रेट, बेसिक वेज रेट जो होता है उसका कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो मैं यूं कहूं कि 100 रुपया बेसिक वेज है, 50 रुपया प्रीमियम है, तो 150 रुपया ओवर टाइम, टोटल ओवर टाइम में 1 घंटे की कॉस्ट है। अगर अलग करना चाहूं तो मैं कहूंगा इस 150 में 100 रुपया बेसिक पे है और 50 रुपया ओवर टाइम प्रीमियम है, ओवर टाइम। तो हम इस तरह से चलेंगे इस टॉपिक के अंदर कि हमने बेसिक, क्योंकि यहाँ पर फिर देखना पड़ता है ना बेसिक कौन सी कॉस्ट है और बेसिक को कहाँ पे रखना है आपने, डायरेक्ट कॉस्ट में रखना है, डायरेक्ट लेबर में रखना है, इनडायरेक्ट में रखना है, वो वाले मसले देखने पड़ते हैं आगे जाकर। तो इसलिए एक असूल हमारा है बेसिक वेजेस जो है उसको हमने अलग रखना है। तो बहरहाल बात तो एक ही है, ओवर टाइम का 1 घंटा 150 रुपया पे करते हैं हम अहमद को, इसको हमने यूनिट वाइज रखा होता है, अहमद को हमने पर आवर पे हायर किया, तो नॉर्मल अहमद को नॉर्मल वेज रेट पे करते हैं हम 100 रुपया पर आवर, लेकिन ओवर टाइम के अंदर 150 रुपया पर आवर। तो अब बेसिक वेज कितनी है 100 और ओवर टाइम प्रीमियम कितना है 50, ओवर टाइम प्रीमियम कितना है 50, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ओवर टाइम की कॉस्ट चाहिए, ओवर टाइम की लेबर कॉस्ट ही होती है ये भी, लेबर कॉस्ट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ओवर टाइम की कॉस्ट है, तो ओवर टाइम की कॉस्ट निकलेगी वेज रेट पर लेबर आवर, नॉर्मल वाला वेज रेट पर लेबर आवर, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दिया करते थे प्रीमियम की परसेंटेज, जैसे वी विल पे हिम टाइम एंड अ हाफ, 50% प्रीमियम देंगे, तो हम कहते थे जी 100 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 100 है, ठीक है, इसके अंदर आपने इसके प्रीमियम की परसेंटेज लगा दी और सिर्फ ओवर टाइम के आवर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये मैंने ओवर टाइम अलग से निकाला है, ठीक है, अलग कर लिया ना। सिर्फ इसमें क्या आएगा, सिर्फ इसमें क्या आएगा, ओवर टाइम की कॉस्ट। मैं बेसिकली अलग करना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे कि बेसिक पे को मैं अलग कर रहा हूँ, बेसिक पे तो बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे तो बेसिक पे है, उसने कहाँ जाना है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। ओवर टाइम का सिर्फ मैंने समझो प्रीमियम अलग किया है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, लेबर कॉस्ट ओवर टाइम की कितनी है 100 रुपया इंटू 50%, कितना 50, कितने घंटे ओवर टाइम में काम किया, जिसने 15 घंटे काम किया, तो 50 इंटू 15 क्या होगा ओवर टाइम की कॉस्ट,
तो बाकी 100 किधर जाएगा? वो नहीं देंगे, वो देंगे लेकिन वो किस में पड़ा होगा? बेसिक पे। ये असल में समझाना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक में हमने चलना कुछ इस तरह से कि बेसिक पे जो होगी चाहे ओवर टाइम वाले घंटों की होगी, बेसिक पे चाहे नॉर्मल वालों की होगी, वो बेसिक ही है। हमने सिर्फ किसको अलग कर लिया यहाँ पे? ओवर टाइम। क्लासिफिकेशन डिफरेंट है ना, बेसिक ने डायरेक्ट लेबर में जाना है या कहाँ जाना है देखेंगे, ओवर टाइम ने कहाँ जाना है ये देखना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ी क्लासिफिकेशन कभी करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है जी, आर्ली वेज रेट सिस्टम हो तो एक उसमें बेसिक पे होती है और दूसरा ओवर टाइम का प्रीमियम होता है, ओवर टाइम की कॉस्ट है। अब होता क्या है, टोटल इसने 115 घंटे काम किया जिसमें 100 घंटे इसके नॉर्मल थे और 15 घंटे ओवर टाइम में। अब हमने क्या करना है इस टॉपिक में, हमने यहाँ पे 100 की बजाय 115 घंटे ले लेने और यहाँ पे वेज रेट 100 रुपए के हिसाब से जो लगाया हुआ था, तो इसके नॉर्मल प्लस ओवर टाइम वाले आवर्स का बेसिक वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। अब जो 15 घंटे इसने ओवर टाइम किया है उसकी अलग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 15 घंटे इधर लिख दिए, अब 100 रुपए इंटू 50%, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवर टाइम का प्रीमियम। और वो 15 घंटों का बेसिक वाला 100 रुपया कहाँ पड़ा होगा? बेसिक पे। ये बात समझ आई है? तो ये बेसिकली क्या है, बेसिक पे अलग रखनी है और ओवर टाइम प्रीमियम को हमने ओवर टाइम की कॉस्ट को अलग रखना है लेबर कॉस्ट, है लेबर, दोनों इसको ही है, ठीक है, अलग कर लिया। ऐसे ही एक चीज होती है एफिशिएंसी बोनस। एफिशिएंसी बोनस, एफिशिएंसी बोनस कैसे निकलेगा? अब यहां पे जैसे मैंने ओवर, बल्कि मुझे यूं लिखना चाहिए था, आप शायद ज्यादा अच्छा लगे आपको, ओवर टाइम की कॉस्ट, ओवर टाइम कॉस्ट होती ये भी लेबर कॉस्ट ही है, ये यूं लिखना चाहिए, ठीक है। बेसिक वेजेस तो होती ही लेबर कॉस्ट है ना, ओवर टाइम की कॉस्ट भी लेबर कॉस्ट ही है, ओवर टाइम भी लेबर को ही देना है, ठीक है। लेकिन ये कैसे निकाला ये हमने देख लिया। ऐसे ही यहां पर बोनस कॉस्ट, बोनस कॉस्ट भी मेरे बच्चों सर्फ एक्सेल नहीं है, बोनस है। बोनस कॉस्ट भी क्या है? लेबर कॉस्ट है। एफिशिएंसी बोनस दे रहे हैं अपनी लेबर को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इस तरह से ही होता है नॉर्मली कि हम उसको कहते हैं कि बेटा जी अगर आपने इतने टाइम में इतने आवर्स बना लिए, इतने यूनिट्स बना लिए इतने आवर्स में, तो आपको जो एडिशनल आपने आवर्स जो सेव किए हैं, जो आपने घंटे सेव किए हैं, उन घंटों के आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सवालों में जाकर ही देखेंगे, फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ। तो वेज रेट पर आवर के साथ यहाँ पे हम बोनस परसेंटेज मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, और हम निकालना क्या होगा, हमने यहाँ पे निकालना होगा सेव्ड आवर्स। क्या निकालना होगा जी? सेव्ड आवर्स। वो सवाल में जाकर ही देखेंगे, होगा ये कि वही कहेगा कि जी आपको एक यूनिट बनाने के हम 25 मिनट अलाउ करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम बताया जाएगा, 25 मिनट आपको अलाउड है, लेकिन इसने अब मिसाल के तौर पे इसने बनाए 30 मिनट कर लो, जरा सिंपल हो जाएगा। एक यूनिट बनाने का हम आधा घंटा आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। तो इसने आज के दिन में 18 यूनिट्स बनाए, तो इसका मतलब इसको लगने कितने टाइम चाहिए था? हमने जो अलाउ किया हुआ है आधा घंटा फी यूनिट, कितने घंटे लगने चाहिए थे? 9। इसने 7.5 घंटे में जिन ने ये काम कर दिया। इस जिन ने 7.5 घंटे में 18 यूनिट बना दिए। तो हमने इसी को, ये जिन्नाती इसके अंदर से जो खसूसियात निकालने के लिए ये एफिशिएंसी बोनस रखा हुआ था कि अगर तुमने कोई टाइम सेव कर दिया तो एफिशिएंसी बोनस हम तुम्हें देंगे, लेट्स से बेसिक का 75%, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? 9 घंटे में इसको 18 यूनिट बनाने चाहिए थे, इसने बना कितनी देर में लिए? 7.5 घंटे में। तो हंस रहा है इसका इसने हमारा 1.5 घंटा क्या कर दिया? सेव। तो हम भी ये चाहते हैं कि इसको सेव करने के ऊपर फायदा दिया जाए ताकि ये सुस्ती से काम ना करे जैसे लोग करते हैं, ठीक है। ठेके ते मजदूर मिस्त्री जल्दी काम कर लेंदे ने हैं, और अगर दिहाड़ी हो तो बेसिकली
हमने इसका ये 1.5 घंटा सेव्ड वाला निकालना होगा। और क्या है जी बोनस की कॉस्ट, बोनस कितना हमें पड़ा, हमने कहा जी 100 रुपए का 75% यानी 75 रुपया पर आवर सेव्ड हम आपको देंगे, तो 75 इंटू 1.5 करेंगे तो बोनस की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमेशा याद रखना बेसिक पे जो भी आपने पे करनी है वो बेसिक की अलग रखनी है, और दो ही चीजें इसके अलावा इन सवालों में होंगी, एक है ओवरटाइम का प्रीमियम, दूसरा है बोनस की कॉस्ट। ये मैंने बेसिक के अलावा सिर्फ इस पोर्शन को निकाला, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ओवरटाइम अलग से निकाला। तो ओवरटाइम कॉस्ट कैसे निकाला करेंगे, जो ओवरटाइम रेट है पर आवर इंटू ओवरटाइम के आवर्स, सिर्फ ओवरटाइम लिया, प्रीमियम ओवरटाइम का प्रीमियम है ये, बेसिक इसकी भी उधर ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो जब आप वेज रेट के ऊपर प्रीमियम परसेंटेज लगा देंगे तो ये तो आपका सिर्फ क्या है, ओवरटाइम प्रीमियम है ना। तो ओवरटाइम प्रीमियम को आपने जब मल्टीप्लाई करना है ओवरटाइम के आवर्स के साथ, तो आपकी सिर्फ ओवरटाइम की बेसिक के अलावा वाली कॉस्ट आएगी, ठीक है। ओवरटाइम की कॉस्ट तो यही होती है, ओवरटाइम की कॉस्ट दरअसल यही होती है, समझे बात को, क्योंकि बेसिक तो पहले से ही आपने पे करना, नॉर्मल वाला तो आप वैसे ही पे कर रहे थे, ओवरटाइम की वजह से आपको क्या एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ये बात। वरना तो नॉर्मल भी आप किसी को भी ले आए, ये काम तो उसने 100 रुपए फी घंटे में कर ही देना था, इसको क्यों हम 150 दे रहे हैं, ओवरटाइम करवाया है तो 50 रुपए ओवरटाइम की कॉस्ट है। ऐसे ही जो आर सेव करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने बोनस की परसेंटेज से, तो ये बोनस की परसेंटेज है, ठीक है ना। तो बोनस 75 रुपए पर आवर, नॉर्मली वो दे भी सकता है 75 पर आवर दे सकता है, या वो एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे कर सकता है। अगर तो वो गिवन कर देगा, जैसे मैंने कहा 50 रुपए कह दे, फिर ये नहीं करना पड़ेगा, फिर सिर्फ 50 लिख देंगे इंटू जो आर से उसने ओवर टाइम लगाए। अगर वो कह देता है 75% ऑफ बेसिक, तो हम 100 इंटू 75 या 200 इंटू 75 जो बेसिक होगा उसको 75% मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर वो ये ना कहे खुद ही दे दे तो खुद वाला लिख लेंगे, कोई मसला नहीं, गिवन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जनाब आपकी कहानी है टोटल। वैसे इसको ना ज़रा पूरा कर लेते हैं जल्दी से, एक टेबल बना लेता हूँ मैं, ये ग्रॉस लेबर कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ इस आर्स वाले में, ये मसला ज़रा आ रहा है ना आपको, तो ज़रा थोड़ा सा इसको कर लें, ग्रॉस लेबर कॉस्ट। अगर वो हमसे कहे कि लेबर कॉस्ट निकाल दो, तो हम भाई ये तीनों ही लेबर कॉस्ट हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा जी बेसिक वेजेस। अब बेसिक वेजेस का फॉर्मूला होगा वेज रेट पर लेबर आवर, पहले देख तो लो कि क्या बनना है, साथ ही नोट करी जा रहे हो, फिर उसका पिक्चर ले लेना ना। वेज रेट पर आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स, टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स जितने लगे, ठीक है। ओवर टाइम वाले हैं या जो एक्चुअल आवर्स लगे, ठीक है, वो ले लेने हमने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है जी इसके अंदर, ओवर टाइम प्रीमियम, यहां पे क्या ले रहे हैं हम सिर्फ। अब ओवर टाइम प्रीमियम कैसे निकाला करेंगे हम, वेज रेट पर लेबर आवर, इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे प्रीमियम की। ये मैं पिक्चर टेबुलर फॉर्म में इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, ये बेसिकली ये तीनों कॉस्ट हैं, वेजेस की कॉस्ट हैं, ग्रॉस कॉस्ट में तीनों आते हैं, लेकिन हमने अलग अलग करके इनको कैसे कैलकुलेट करना है। प्रीमियम की परसेंटेज आ गई इनटू ओवर टाइम लेबर आवर्स, ओवर टाइम आवर्स, ठीक है जी। ऐसे ही तीसरी चीज होगी बोनस, क्या बात है बोनस की, बोनस बोनस भी ना यूज किया करो, वो भी उन्हीं का है जी, वो भी उन्हीं का है, वो भी उन्हीं का है जी। वेज रेट पर, काले साबुन से धोएं, बेहतरीन, कुछ तो दिखाने वाली चीज हो मरने के बाद आपके पास। अच्छा जी, इस पे बहस करेंगे अलग से, ठीक है ना, हाँ पाकिस्तानियों जी। इनटू लेबर आवर्स, सेव्ड लेबर आवर्स लिख लो, मैं भी लेबर आवर सेव्ड ही लिखने लगा सी, सेव्ड लेबर आवर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये छोटी छोटी वर्किंग्स आपको करनी पड़ेंगी जो आपको मसला आ सकता है, ठीक है। तो ये जनाब, ठीक है, ये तीनों कॉस्ट मिलकर आपकी ग्रॉस लेबर कॉस्ट बना करेगी,
ठीक है। और ला दे लकीर ला दे, तेरी मेहरबानी, पहली क्लास आज दुख की वजह से लेट शुरू हुई। मैं असल में लेबर कॉस्ट तैयार करने लग गया था बैठ, क्योंकि मुझे खबर मिली थी, स्काउट्स रिपोर्टेड मी के दोवां ला के क्लासा भी पूरी नहीं भरी अज हाइब्रिड फिजिकल। तो मैंने कहा चलो यार, पहले मुझे था कि अगर बच्चे ठीक गुजारा हुआ तो करा दूंगा शुरू। फिर मैंने कहा जितने कम हैं उतना ज़्यादा रिस्क है कि ना पढ़ के आने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर आप खुद भी डिस्टर्ब, उस्ताद भी डिस्टर्ब, अगली क्लास में आधी क्लास ऐसी बैठी हो जिसने पिछली क्लास ना पढ़ी हो, तो मसला तो है ना। ठीक है, अच्छा जी, ग्रॉस लेबर कॉस्ट, तो एक आधा दिन तो ये तकलीफ में बर्दाश्त कर लूँगा अगर लेट से लेबर चल रहा है तो, लेकिन ज़्यादा लें जी। ये 3 चीज़ें हैं जनाब आपकी ग्रॉस लेबर कॉस्ट का हिस्सा। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा थोड़ी सी वर्किंग वन भी कर देता हूँ आपको। वर्किंग वन में हमने क्या लेना होता है, क्या निकालना होगा जी, ओवर टाइम के आवर्स। ओवर टाइम लेबर आवर्स कैसे निकलेंगे, तो वो जनाब हम पहले निकाला करेंगे टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स, और इसमें से हम माइनस कर दिया करेंगे माइनस नॉर्मल वर्किंग लेबर आवर्स। ठीक है जी, तो टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स जी इसने इस महीने में इसने इस महीने में कोई 300 घंटे काम कर दिया है। 300 घंटे होते हैं महीने में, होते हैं। इसने इस महीने में 300 घंटे काम कर दिया। अच्छा, नॉर्मल मंथ क्या था इसका जो हमने इसके साथ तय किया हुआ था जी, 250 घंटे। तो इसने 300 घंटे काम किया। नॉर्मल वर्किंग मंथ या वर्किंग वीक या वर्किंग डे जो दिया होगा वो कितना था जी, हमारी एग्जांपल में 300 घंटे काम किया, 250 घंटे नॉर्मल वर्किंग टाइम था, तो इसने 50 घंटे क्या किया है, ओवर टाइम। इसके ओवर टाइम ऐसे निकल आया करेगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद दूसरी चीज आप कौन सी वर्किंग आपको मैंने कही है करनी पड़ेगी, बोनस के आवर्स निकालना, आर सेव्ड। तो सेव्ड लेबर आवर्स निकालने के लिए अब मैंने जैसे बोला था आपको कि हम 1 यूनिट बनाने का आधा घंटा देते हैं, तो एक्चुअल इसने 18 घंटे बनाए, तो 9 घंटे अलाउड थे इसको। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें ना तो इतनी बात समझानी नहीं पड़ती यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ी सी करा रहा हूँ तो 1 मिनट वैसे कर लेते हैं आप। बहरहाल अगर आपको 1 यूनिट बनाने के लिए अलाउड था आधा घंटा और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की है आप जनाब ने 9 यूनिट्स, तो इनको एक्चुअल अलाउड कितना था, 18 घंटे, और इन्होंने एक्चुअली कर कितने टाइम में लिया था, 15.5 घंटे, 16.5 घंटे। तो इन्होंने कुछ टाइम क्या कर लिया, सेव। और अगर नहीं सेव होगा तो 18 वाले के उल्टा जो है 19 लगा दिए, तो फिर कुछ सेव्ड नहीं निकलेगा, माइनस तो नहीं होता ना, फिर कोई सेव्ड आर नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या बना, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, ये टेस्ट भी होता है, ये वो नहीं है TSH, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। क्या लिखा मैंने, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर जाके पता लगेगा, बल्कि पता क्या लगेगा वहां पे तो आप इसके एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मैंने जो अभी बताया आपको क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हर हमारा वर्कर आधे घंटे में 1 यूनिट बना ले। हमने पार्ट 2 भी शुरू नहीं किया, ओ नो टाइम ही नहीं बचा। ठहर जाओ, हमने ये स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, हमारा हर वर्कर 1 यूनिट आधे घंटे में बनाएगा। अब ये स्टैंडर्ड है पर यूनिट में, हमने जितने यूनिट्स बनाए उससे इसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि इसने जो 18 यूनिट बनाए हैं, सॉरी 9 यूनिट जो बनाए हैं इस एक दिन में, इसने 9 यूनिट्स का इसको हमने स्टैंडर्ड क्या अलाउ किया हुआ था, तो 9 × 18 ये कहलाता है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स। TSH क्या है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट से कितनी है, 9 यूनिट्स। स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स, कितने आवर्स अलाउ थे पर यूनिट, आधा घंटा। तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फिर कितने बने एक्चुअल आउटपुट के लिए, जो इसको अलाउड थे 9। कितने अलाउड थे, 9। कितने अलाउड थे, 9, मेरी एग्जांपल के मुताबिक। ठीक है, अगर इसको 9 अलाउड थे तो इसने एक्चुअल में
टोटल एक्चुअल लेबर आवर्स, वर्क कितने किए इसने, काम कितनी देर किया, लो जी 9 अलाउड थे, इसने 8 घंटे में ही काम कर लिया। अच्छा, यू मीन 9 टोटल स्टैंडर्ड अलाउड फॉर एक्चुअल था, he has worked in, he has done this work in 8 hours, it means he saved 1 hour। तो 1 आवर सेव किया, जो बोनस तय किया हुआ था इसको 1 आवर के हिसाब से पे कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरी वर्किंग आपको करनी पड़ सकती है आर सेव्ड निकालने के लिए। ठीक है जी, तो ये है जनाब आपकी कहानी और मेरी ज़बानी। पहली बात ये देखो, लेबर कॉस्टिंग के अंदर हम इस वक्त लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। इंशाल्लाह कल उसकी डिसीजन मेकिंग पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कैलकुलेशन प्लस डिसीजन मेकिंग, और ईद के अगले दिन फिर ये खत्म हो जाएगा। 3 दिन का टॉपिक है। ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 4 दिन में हो जाएगा। मतलब वैसे मेरा प्लान जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिसाइड आप लोग करते होते हैं अपने फीडबैक से। ठीक है, तो ये जनाब आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन लेबर के ये 2 सिस्टम्स हैं लेबर कॉस्टिंग के, तो ये आप यहाँ पर पार्ट 2 शुरू कर लें और आप पिक्चर्स ले लें।